दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए इकोनॉमिक्स की यानी कि अर्थव्यवस्था के टॉप 15 सवाल लेकर आए, ठीक है ना। और दोस्त ये जो 50 सवाल है ना, ये लगभग आपके बहुत सारे एग्जामों में पूछे हुए हैं। जैसे मैं आपको बीपीएससी हो गया, दरोगा हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, या फिर एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, सब में आपको कितनी ही बार आपको रिपीट हुए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये जो प्रश्न बार बार सभी एग्जामों में पूछे हुए हैं, आज इस वीडियो में हम आपको सभी प्रश्न कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है ना। और बिल्कुल आपको समझा कर बताएंगे ताकि इकोनॉमिक्स से आपका डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन जब और भी एग्जामों में बार बार रिपीट हो रहे हैं तो ये प्रश्न और ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो बस वीडियो को ना ध्यानपूर्वक आप देखिएगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो आज का जो पहला प्रश्न क्या है, बोल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो याद रखिएगा जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, आपको मिक्स अर्थव्यवस्था यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है, यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो मिक्स अर्थव्यवस्था है, मिक्स इकोनॉमिक्स है, आखिर उसका मतलब क्या है। तो याद रखिएगा कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर है, दोनों को मिलाकर जो अर्थव्यवस्था बनती है उसी को क्या बोला जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। समझ में गया ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखे तो जितना हम वीडियो बना, जितना प्रश्न कंप्लीट करवा रहे हैं ना, सबको आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझते हुए चलिएगा, ठीक है ना। ये क्यों, क्योंकि आपको ये सब क्वेश्चन आपको बिल्कुल एग्जामों में देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की जो गिनती है आखिर होती है, यानी कि जो आर्थिक दृष्टिकोण से जो है ना भारत की गिनती आखिर किन क्षेत्रों में होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है, ठीक है ना। किस में होती है, विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की। बोल रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है, ठीक है ना। देखिए ये चार क्षेत्र दिया गया है, ठीक है ना, यानी कि चार क्षेत्र दिया गया है। प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या फिर सार्वजनिक क्षेत्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि थर्ड वाला क्षेत्र, यानी कि तृतीय क्षेत्र में जो है ना भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है वह सबसे अधिक उसका योगदान माना जाता है। समझ में गया ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले नौ प्रश्न के। बोल रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, यानी कि चार ऑप्शन दिए, आखिर उसमें क्या होता है। तो याद रखिएगा उसमें क्या होता है, न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है, यानी कि कोई भी सामान न ही बाहरी देशों से आता है और न ही कहीं जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बंद अर्थव्यवस्था इसको बोलते हैं, यानी कि क्लोज इकोनॉमी बोला जाता है। इसको आप जरूर समझते हुए चलिएगा, समझ में गया ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है कि ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है, यानी कि ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है जो विश्व से कोई संबंध नहीं रखता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि समृद्ध या फिर बंद अर्थव्यवस्था। अभी आपको पता है कि बंद अर्थव्यवस्था किसे बोलते हैं, जो ना ही कहीं निर्यात करता हो और ना ही कहीं आयात करता हो। समझ में आएगा, ना ही एक्सपोर्ट और ना ही इंपोर्ट करते, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोज इकोनॉमी यानी कि बंद अर्थव्यवस्था। तो उसी की ये बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही प्रश्न आपको घुमा फिर अगर पूछते हैं जो कि आप जब पढ़े रहिएगा ना तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। समझ में आया ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, समृद्ध या फिर बंद अर्थव्यवस्था। समझ में गया ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, ठीक है ना, यानी कि चार ऑप्शन दिया गया है। बोल रहा है कि आखिर कौन सा सत्य होगा जिससे हम लोग भारत की अर्थव्यवस्था को परिभाषित कर सकते हैं। समझ में गया ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि एक श्रम अधिवाक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। क्या हो जाएगा, एक श्रम अधिवाक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, यानी कि ऑप्शन और बी जो है यह सत्य होगा भारत को परिभाषित करने में। समझ में गया ना। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है, यानी कि किसी भी देश का जो बैकबोन होता है यानी कि आर्थिक विकास आखिर ये किस पे करता है। तो याद रखिएगा ये जो करता है आपको उपयुक्त सभी। कैसे उपयुक्त सभी, ये प्राकृतिक संसाधन में भी करता है, पूंजी निर्माण में भी करता है, बाजार के आकार पे भी करता है। समझ में गया ना। यानी कि बात करते हैं ये तीनों के तीनों पे
डिपेंड करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। समझ में गया ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल प्रश्नों को ना समझते हुए चलिएगा। एक और बात बता देना चाहते हैं दोस्त कि अभी 2 दिन पहले हम आपको जियोग्राफी के बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट करवाए, यानी कि 50 क्वेश्चन वो भी कंप्लीट करवाए हैं और हिस्ट्री का भी कंप्लीट करवाए हैं। जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं ना, जाकर देख लीजिए, ठीक है ना, ताकि उसको मैं और भी आपको चीजें कवर हो जाए। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। बोल रहा है कि वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है। ठीक है ना, यानी कि वैश्वीकरण का जो है आखिर अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है ना कि घरेलू अर्थव्यवस्था, देखिए यहाँ पर घरेलू होगा, ठीक है ना, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। समझ में गया ना, यानी कि जो घरेलू अर्थव्यवस्था है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ, दोनों के साथ ना मिलाकर उसी को बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। समझ में गया ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब चलते हैं अपने अगले नौ प्रश्न के। बोल रहा है कि वैश्वीकरण की जो प्रतिक्रिया से क्या अभिप्राय है, यानी कि जो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया आज से उसको हमको क्या समझने को मिलता है या फिर उससे क्या अभिप्राय है। इन 4 ऑप्शनों को सही तरीके से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। समझ में आ गया ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैश्विक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार होते हैं ना, उसमें बहुत सारे बाधाएं आती है, उसको समाप्त करने के लिए जो है वैश्वीकरण का जो मेन अभिक्रिया होता है। समझ में आ गया ना, यानी कि अभिप्राय होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले नौ प्रश्न की। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। देखिए यहाँ पर जो 3 क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं ना, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण का अभिप्राय क्या है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, ये तीनों आप बिल्कुल समझते हुए चलिएगा। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो ना आपको बार बार घुमा फिरा कर देता है, जो कि बच्चे बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम करना। समझ में गया ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जो भी बाहरी देशों के जो संबंध है, आर्थिक संबंध, उस पर जितने भी लगे प्रतिबंध यानी कि बैन है, वो सब चीजें कम से कम हो जाए। यही जो है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्लोबलाइजेशन का अर्थ होता है। समझ में गया ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको आप जरूर याद रखिए। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपको बार बार देखने को मिलता है। ठीक है ना, अब चलते हैं अपने अगले 9 प्रश्न की। बोल रहे हैं कि भारत की जो कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है। समझ में आएगा ना, यानी कि बात करें कि भारत में जितने भी श्रमिक शक्ति है, आखिर उसमें से लगभग कितने प्रतिशत भाग जो है ना, आखिर वो खेती में लगा हुआ है, यानी कि कृषि में लगा हुआ है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 54% ऐसा जो भाग है ना, जो कि लगभग सबसे ज्यादा कृषि में लगा हुआ है, यानी कि खेती में लगा हुआ है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में अधिकतम बेरोजगारी है, यानी कि भारत में जो अधिकतम बेरोजगारी है, आखिर कौन से तरीके की बेरोजगारी है। समझ में आएगा ना, तो याद रखिएगा ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संरचनात्मक। ठीक है ना, यानी कि संरचनात्मक जो बेरोजगारी है ना, वो सबसे ज्यादा आपको भारत में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, ऐसे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में बेरोजगारी के जो आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है, आखिर वो कौन सा करता है। तो याद रखिएगा वो करता है NSSO। ठीक है ना, यानी कि करता है NSSO। समझ में आएगा, इसको क्या बोला जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। समझ में, यहाँ पर फुल फॉर्म भी लगा दिए, इसको बोला जाता है नेशनल सैंपल यानी कि सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है ना, यानी कि यही जो है आपको बेरोजगारी आंकड़े एकत्रित यानी कि इकट्ठा करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, NSSO। समझ में आएगा ना, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना दोस्त, अब चलते हैं अपने अगले 9 प्रश्न की। बोल रहे हैं कि भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है, यानी कि देखिए इनमें से बेरोजगारी की कौन कौन की किस्म पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए हमारे यहाँ ना भारत में ग्रामीण अल्प रोजगार भी पाए जाते हैं, जो कि वो भी बेरोजगार है। ऑप्शन नंबर बी चक्रीय बेरोजगारी, ये भी बेरोजगार है। और ऑप्शन नंबर सी संरचनात्मक बेरोजगारी, ये भी बेरोजगार है, जो कि पिछले स्लाइड में आपको बताए हैं। यानी बात करें तो ये तीनों के तीनों जो है हमारे भारत में बेरोजगारी के किस्म है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी आपको तो मालूम ही है कि नहीं, यहाँ पर तो शिक्षित बेरोजगार लोग भी है कि नहीं, तो सभी के सभी आपको भारत बेरोजगारी में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे ना अच्छे अच्छे डिग्री लेकर भी हमारे भारत में इतनी रोजगार की कमी है कि क्या बताया जाए। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है कि कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। देखिए, कृषि में जो है ना, यानी कि खेती में मूलतः आखिर किस प्रकार की बेरोजगारी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा, अदृश्य बेरोजगारी, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ये जो बेरोजगारी है आपको देखने को बहुत ज्यादा मिलती है भारत में, ठीक है ना, खासकर कृषि वाला में। उसको क्या बोला जाता है, अदृश्य बेरोजगारी बोला जाता है, ठीक है ना, यानी कि वो दिखाई नहीं देगी लेकिन उसमें अदृश्य बेरोजगारी उसको लिया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है, यानी कि जो खेती में बेरोजगारी है आखिर वो कौन सा स्वरूप है जो देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, ये जो स्वरूप है यानी कि इनमें से सभी कौन कौन सा है। संरचनात्मक बेरोजगारी भी देखने को मिलता है, मौसमी बेरोजगारी भी देखने को मिलता है, घर्षणात्मक बेरोजगारी भी देखने को मिलता है। समझ में आएगा। तो एक तरह से बोला जाए तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी देखने को मिलता है। समझे ना बात को। अब अगले प्रश्न पर चलता है, यानी कि 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है प्रछंद बेरोजगारी का अर्थ क्या है, ठीक है ना। देखिए, ये प्रछंद बेरोजगारी है ना, ये कितनी बार ही क्वेश्चन आपको बहुत सारी एग्जामों में देखने को मिलता है। और समझिए, एक तरह से है इकोनॉमी का ये सबसे ज्यादा सब्जेक्ट और एक तरह से टॉपिक है। प्रछंद का मतलब होता क्या है, छुपी हुई बेरोजगारी, ठीक है ना, यानी कि छुपी हुई बेरोजगारी इसको बोलते हैं। समझ में आ गया ना, यानी कि ऐसा बेरोजगारी जो कि दिखाई नहीं देता है, छुपा हुआ बेरोजगारी होता है। और ये सबसे ज्यादा ना खेती में आपको देखने को मिलता है, यानी कि कृषि में देखने को मिलता है। समझ में आ गया ना। तो यही पूछ रहा है कि आखिर प्रछंद बेरोजगारी का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर डी कैसे होगा इसको समझते हैं। तो बोल रहा है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, ठीक है ना, यानी कि बात करें कि जहां पर 4 आदमी की जरूरत है वहां पर अगर जाकर 7 आदमी काम करने लगे, उसी को बोला जाता है छिपी बेरोजगारी, यानी कि प्रछंद बेरोजगारी। जैसे में मानते हैं कोई खेती हो रहा है, कृषि हो रहा है, ठीक है ना, वहां पर 4 आदमी की जरूरत है, ठीक है ना, लेकिन वहां पर कितने लोग काम कर रहे हैं, 7 आदमी काम कर रहे हैं। अगर जो उसमें से हम 3 आदमी हटा भी दे तो भी उसके उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझे ना बात को। और इसी को बोला जाता है आपको प्रछंद बेरोजगारी, यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी। समझ में आ गया ना। तो इन सब चीजों का आप जरूर याद रखिए, यानी कि जितना जरूरत है मजदूरों को या फिर खेती में जितना जरूरत है लोगों को काम करने की, अगर उससे ज्यादा उसमें लोग काम कर रहे हैं तो समझिए उसी को बोला जाता है प्रछंद बेरोजगारी। समझ में आ गया ना। तो अभी आपको हम यहाँ पर एग्जाम्पल भी बता दिए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की। बोल रहा है 19 नंबर कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा है कि आखिर कौन सी ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा बेरोजगारी पाई जाती है। तो याद रखिएगा, उपयुक्त में से दोनों कौन कौन सा। एक होता है मौसमी बेरोजगारी, आपको मालूम है कि मौसम के समय में बहुत सारे लोगों को काम मिल जाता है और फिर बाद में जाके वो खाली बैठ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे में आपको खेती के टाइम में जैसे कटनी हो रहा है धान का गेहूं का, उस टाइम तो आप लोगों को काम मिल जाता है, उसके बाद वो लेबर मजदूरी के काम अलग अलग ढूंढने लगते हैं। इसको बोला जाता है मौसम बेरोजगारी। दूसरा क्या होता है, अदृश्य बेरोजगारी, जो कि आपको बताएं कि जो कि देखने को तो नहीं मिलता है लेकिन वो एक तरीके से अदृश्य बेरोजगारी उसको बुलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी और ए दोनों मिलाकर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से दोनों। समझ में आ गया ना। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है 20 नंबर, बोल रहा है कि वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर बनी हुई है, यानी कि बनी हुई है। अब बताइए इसका सही आंसर हो गया। पूरे देश में आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा जो है शिक्षित बेरोजगारी बनी हुई है नहीं, शिक्षित बेरोजगारी, यानी कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे खासे डिग्री लिए फिर भी उनको रोजगार के लिए भटकना पड़ रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो भारत देश है ये सबसे ज्यादा इस बेरोजगारी से ग्रसित है, यदि आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 21 नंबर। बोल रहा है भारत में छिपी बेरोजगारी यानी कि प्रछंत बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है, यानी कि 4 ऑप्शन कथन दिया गया है। पहला कृषि क्षेत्र से, दूसरा ग्रामीण क्षेत्र से, तीसरा विनिर्माण क्षेत्र से, या फिर चौथा शहरी क्षेत्र है। यानी कि चारों में से बताना है कि आखिर कौन सा जो है प्रछंत बेरोजगारी के अंतर्गत आएगा। तो याद रखिएगा, पहले तो आपको बताए हैं कि कृषि बेरोजगारी पहला हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आपको ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है ना। यानी कि बात करें तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कृषि क्षेत्र में प्रछंत बेरोजगारी देखने को मिलता है और ग्रामीण क्षेत्र में भी आपको छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलता है। समझ में आ गया ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की। बोल रहा है 22 नंबर कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है, ठीक है ना। देखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी का आखिर में कारण क्या है। तो याद रखिएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
अब कैसे? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना हम उम्मीद किए थे किसी चीज में, उसकी उत्पादन बहुत कम हो रही है, उसी को बोला जाता है आपको अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, और इसी को बोला जाता है आपको संरचनात्मक बेरोजगारी। समझ में आ गया ना? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और एक और बात बता देना चाहते हैं कि दोस्त, अगर सच में वीडियो आपको बेहतर लग रहा है ना, और हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो दोस्त वीडियो को ना दिल से लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात कि आपको जितने भी हम टॉपिक कंप्लीट करवा रहे हैं ना, एकदम ईमानदारी पूर्वक देखिएगा। और बिहार में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, बिहार स्पेशल का हम 2000 प्रश्नों का सीरीज कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है ना। उसको तो आप जाकर बिल्कुल देख लीजिए, उसमें हम आपको लिए हर तरह से क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं, ठीक है ना। तो एक बार देख कर बिहार के किसी एग्जामों में बैठेगा। और ये सब जितने भी कंप्लीट करवा रहे हैं, आपको अर्थव्यवस्था हो गया, इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ये तो आपको हर एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहे 23 नंबर कि शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। देखिए, शहरी क्षेत्रों की बात कर रहा है, तो शहरी क्षेत्रों में आपको बहुत बार आपको कौन सा बेरोजगारी दिखाई देती है? शिक्षित बेरोजगारी। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा लोग जो शिक्षित होते हैं, लेकिन फिर भी बेरोजगार होते हैं। क्यों? क्योंकि नौकरी हो गया, रोजगार होगा, बहुत ज्यादा कम मात्रा में है, ठीक है ना। और इसी वजह से ये चीजें देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की। बोल रहे प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है, जहां पर यानी कि बोल रहे हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, श्रम की सीमांत उत्पादक शून्य। यानी कि बोल रहे हैं कि श्रम यानी कि मेहनत जो है काफी माने अधिक हो रहा है, लेकिन उसकी उत्पादकता क्या है? शून्य है। अभी आपको पता है खेती के बारे में, खेती में आपको बहुत सारे लोग देखने को मिल जाते हैं काम करते हुए, लेकिन क्या आपको लगता है कि रियल में उतने लोगों की जरूरत है उस खेती में? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके उत्पादन में ना उतना ही आपको उत्पादन होगा, भले आप उसमें 10 लगा लीजिए चाहे 15 लगा लीजिए, लेकिन उसमें जो है आपको 5 आदमी की ही जरूरत है। लेकिन आप अगर 10 और 15 भी लगा रहे हैं, तो वही उसी को बोला जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर छिपी बेरोजगारी। समझ में आ गया ना? तो उसमें आपको 10-15 आदमी मेहनत खूब ईमानदारी से करते हैं, लेकिन उसकी उत्पादकता क्या उतना होता है? नहीं। उसका लिमिट में ही उत्पादन होता है, यानी कि उत्पादन बिल्कुल शून्य के बराबर होता है, ठीक है ना। और अभी की खेती बाड़ी में आप तो समझ ही रहे किस तरीके से आपको उत्पादन हो रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नाकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको मालूम है कि अभी आपको बताए, ये क्या हो जाएगा? शैक्षिक बेरोजगारी, यानी कि शिक्षित बेरोजगारी ही इसको बोला जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पीजी आपको स्नातक यानी कि बहुत सारी डिग्री कंप्लीट किए हैं, फिर भी उनको जो है रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा जो है किस कैटेगरी में आ जाएगा? तो शैक्षणिक बेरोजगारी में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की। बोल रहा है कि बेरोजगारी तब होती है, ठीक है ना, जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों में के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ है कि ऐसा कौन सी बेरोजगारी है, ठीक है ना, यानी कि ऐसा कौन सा इसको कैटेगरी में डालिएगा जो बेरोजगारी वर्ष के यानी कि वर्ष के कुछ ही महीने के दौरान उनको रोजगार मिलता है, उसके बाद उनको नहीं मिल पाता है। तो उनका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उनका सही आंसर हो जाएगा मौसमी बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा ठीक है ना। यानी कि मौसम के समय में, कटाई के समय में, खेती बाड़ी की जब कटनी चलता है, रोपाई चलता है, उस टाइम तो आपको रोजगार मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद जो लेबर मजदूर होते हैं वो कहीं कहीं जाकर काम करने लगते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? मौसमी रोजगारी। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए, ये क्वेश्चन जो आपको एसएससी 2017 में पूछा हुआ है, और मतलब सभी कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो हम आपको लगा दिए ताकि आपको ध्यान में हो जाए। आप जाकर देख सकते हैं उसमें P/Q में एसएससी के, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है। देखिए, ये इतना बेहतरीन टॉपिक है ना, और ये इससे क्वेश्चन इतनी बार पूछा जाता है, जो कि आपको देख ही सकते हैं, इसलिए हम लगाए हैं कि ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा हुआ है, एसएससी से पूछा हुआ है, यहाँ तक कि यूपीपीसीएस से पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आप जरूर ध्यान में देखते हुए चलिएगा। तो बोल रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी है, आखिर उसको और किन नामों से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, इसको और किन नामों से जाना जाता है? तो इसमें जो हो जाएगा अल्प रोजगार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अल्प रोजगार के माध्यम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की। बोल रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? देखिए, यूपीपीसीएस 2013 में पूछा हुआ है कि नहीं। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है, इसीलिए आपको कंप्लीट करवा दिया। ये टॉपिक ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इस टॉपिक से पूरा हम कंप्लीट करवा रहे हैं। बोल रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी है आखिर निम्न में से किसकी एक विशेषता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कृषि में। आपको अभी बताए, कृषि में ये चीज आपको
काफी ज्यादा देखने को मिलता है और ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले में प्रश्न की। बोल रहा है वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है। यानी कि मानते हैं किसी वर्ष में के अधिकांश के हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों का आखिर कौन सी संख्या में उनको दर्शाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सामान्य स्थिति बेरोजगारी। क्या बोला जाता है, सामान्य स्थिति बेरोजगारी के रूप में इनको दर्शाया जाता है। इनको ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 30 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। देखिए ये 4 प्रकार के दिए गए, कौन कौन सा, केंद्रीय मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा या फिर नीति आयोग। अब आपको बताना है कि कौन ऐसा विभाग है, ठीक है ना, जो कि गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नीति आयोग। नीति आयोग ही तय करता है कि गरीबी रेखा से निर्धारण कितना है और कौन है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, नीति आयोग। ठीक है ना, इसको आप जरूर समझते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 31 नंबर, बोल रहा है अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। यानी कि अल्प विकसित जो देश है आखिर उनके गरीबी का मुख्य कारण यानी कि मुख्य वजह जो है आखिर क्या है। तो याद रखिएगा आय में असमानता, यानी कि आय में यानी कि इनकम में जो असमानता है, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर है और कोई बहुत ज़्यादा गरीब, यानी कि किसी की इनकम जो है काफ़ी ज़्यादा कम है और किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, और यही जो है इनकम की जो असमानता यानी कि विभिन्न है, और यही जो है आपको अल्प विकसित देशों में देखने का मिलता है, यानी गरीबी का मुख्य वजह इसको माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की। बोल रहे कि भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। यानी कि बात करने का मतलब क्या हुआ, यानी कि भारत में जो है ना गरीबी के स्तर का आकलन किया जाता है। किन किन द्वारा आकलन किया जाता है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। यानी कि आपके परिवार में कितने खर्च हो रहे हैं और कितने आप उसको उपभोग कर रहे हैं, कितने आप कोई चीज़ ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, इस सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। समझ में आएगा ना। तो भारत में जो निर्धनता के स्तर है ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि परिवार के उपभोग और व्यय के आधार पर किया जाता है। समझ में आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, इस वीडियो से ना कोई भी आपको राय हो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। ठीक है ना, हम आपकी उस राय पे जरूर काम करेंगे। अगर किसी भी प्रकार को वीडियो से, चैनल से या फिर आगे के कोई भी टॉपिक अगर चाहिए तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, बोल रहा है मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था। तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इंदिरा गांधी के द्वारा ना 20 सूत्री जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, किसके लिए, तो गरीबी से खत्म करने के लिए, यानी गरीबी उन्मूलन के लिए उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया था। किसने चलाया था, तो ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी के द्वारा चलाया गया था। इनको आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का ना इथोपिया कहा जाता है। देखिए इथोपिया पूरे विश्व का सबसे गरीब राज्य के रूप में माना जाता है कुपोषण के कारण, लेकिन इसी के जैसा हमारे भारत में भी ऐसा कौन सा राज्य है जिसको इथोपिया के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा एमपी। ठीक है ना, यानी कि एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को ना इथोपिया के रूप में भी जाना जाता है कुपोषण के मामला में। समझ में आएगा ना, तो ऑप्शन और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। यानी कि भारत में जो गरीबी की जो मापिंग है यानी कि इंडेक्स जो होता है उसका माप जो है आखिर ये कौन करता है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि बहुआयामी। ठीक है ना, यानी कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसको सूचकांक लिख दीजिएगा, सूचकांक। ठीक है ना, ये जो है आपको गरीबी की तीव्रता माप के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। कौन है, ऑप्शन नंबर डी बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है ना, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर हेतु है। ठीक है ना, यानी गरीबी को दूर करने हेतु आखिर कौन सा कार्यक्रम जो है ग्रामीण इलाके में किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो है IRDP, टैसम या कि NRP, ठीक है ना, ये सभी के सभी जो है ना आपको कार्यक्रम है। ठीक है ना, जो कि भारत में ना ग्रामीण इलाके में खासकर गरीबी दूर करने हेतु उपयोग किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाए। देखिए इनके फुल फॉर्म के पीछे आप ज़्यादा मत पड़िएगा, बस याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो आपको घुमा फिर कर देते रहता है तो आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है
कि 37 नंबर की कथन ए, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है, ठीक है ना। और दूसरा बोल रहा है यानी कि आर कथन बोल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है, यानी कि बोल रहा है कथन ए सही है या फिर कथन आर सही है, ठीक है ना। इसको आपको नीचे दिए हुए कूट को आपको बताना है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब कैसे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो याद रखिएगा ए और आर दोनों सही है। अब कैसे सही है कि भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें जो है ना ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है, और दूसरा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ना शिक्षा का स्तर जो है बहुत ज़्यादा नीचे है। आपको मालूम है, आप खुद ग्रामीण इलाके में रहते होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ का जो लिटरेसी रेट है ना काफ़ी ज़्यादा कम होता है। वहाँ पे ग्रामीण इलाके में जो है शिक्षित लोग बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ना ए की सही व्याख्या नहीं करता है, समझ में आएगा ना, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की। बोल रहा है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक सम्मिलित होता है, यानी कि जो बहुआयामी जो निर्धनता का सूचकांक होता है जिससे गरीबी मापा जाता है तीव्र रेखा में, उसको क्या बोला जाता है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक बोला जाता है। आखिर जो है इनमें से कौन कौन चीजें देखकर वो मापता है, ठीक है ना। तो पहला जो है आपको स्वास्थ्य, दूसरा है आपको शिक्षा, और तीसरा आपको जीवन स्तर। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये जो गरीबी मापने वाला जो मशीन है या फिर इंडेक्स है, ठीक है ना, उस इंडेक्स के द्वारा जो है आपको तीन चीजें देखा जाता है। कौन कौन सा, स्वास्थ्य देखा जाता है लोगों का, उसके बाद से लिटरेसी देखा जाता है यानी कि एजुकेशन देखा जाता है, शिक्षा देखा जाता है, उसके बाद से आपको जीवन स्तर देखा जाता है, उनका जीवन स्तर कैसा है। इन तीनों चीजों को देख के ना उसके बाद उनकी गरीबी का निर्धारण किया जाता है। और ये कौन करता है, तो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, यही जो है गरीबी गरीबी का तीव्र माप करता है, समझ में आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है, क्यों, मैंने यही बताना है आपको क्यों घट रहा है। भारत में जो निर्धनता है आखिर उसका अनुपात यानी कि रेशियो घट रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे, तो 15 से 59 वर्ष की जो संख्या है वो सापेक्षतः अधिक है, ठीक है ना। और इसी वजह से जो है ना निर्धनता जो है घट रही है। कौन कौन, ऑप्शन नंबर सी, 15 से 59 वर्ष की जो संख्या है ना वो सापेक्षता अधिक है इसी वजह से, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में गरीबी के अनुपात हेतु निम्नलिखित में से कौन से विधियों का प्रयोग किया जाता है। देखिए भारत में ना गरीबी के अनुमान हेतु आखिर कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला बोल रहा है कि सिरकरण विधि, ठीक है ना, पहला जो क्या बोल रहा है सिरकरण विधि, दूसरा जो बोल रहा है कैलोरी ग्रहण विधि, या फिर तीसरा बोल रहा है पारिवारिक उपभोग व्यय विधि, या फिर चौथा जो बोल रहा है प्रति व्यक्ति आय विधि। अब बताइए इन चारों में से देख के कि आखिर कौन कौन सा चीजों को देख के गरीबी का अनुमान लगाया जाता है। तो याद रखिएगा नीचे दिए हुए कुट को आपको समझते हुए बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो केवल तीन, केवल तीन जो है आपको देखकर बताया जाता है। और केवल तीन कौन सा है, तो पारिवारिक उपभोग व्यय, इसको देख कर ना बता दिया जाता है कि आपकी निर्धनता गरीबी सूचकांक में है या फिर नहीं है, यानी कि परिवार कितना खर्च कर रहा है और कितना कमा रहा है, इन सब चीजों को देखते हुए आपको बता दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न के। बोल रहा है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है, यानी कि बोल रहा है एच, ठीक है ना, यानी कि क्या बोल रहा है HDI, समझ में आएगा ना। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, और सॉरी ये HDI दूसरा चीज है, ठीक है ना, सॉरी इसको बोला जाता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि W, ठीक है ना, D, ठीक है, और R होता है, ठीक है ना। इसको बोला था वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है ना। ये तो आपको HDI जो लिखे थे ना HDI, ये होता है आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, समझ में आएगा ना, जो अभी आपको लिखे थे यहाँ पे। लेकिन ये पूछ रहा है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आखिर किसका प्रकाशन, वार्षिक प्रकाशन करता है, यानी कि इसको बोला जाता है WRD, समझ में आएगा ना। तो इसका किसका प्रकाशन करता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ए हो जाएगा। IBRD करता है, कौन करता है, IBRD करता है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की। अगला जो प्रश्न क्या है इसको आप समझते हुए चलिएगा। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि मानव विकास सूचकांक, अभी आपको पिछले साइड में वही लिखे थे HDI, ठीक है ना। इसको बोला जाता है क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोला जाता है, ठीक है ना। यानी कि मानव का जो विकास है ना उसका सूचकांक किसने बनाया था, ठीक है ना, आखिर ये किसने बनाया था। तो याद रखिएगा किसने बनाया था, UNDP ने बनाया था, ठीक है ना, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको बुलाया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
और इसी सूचकांक के जरिए ना ये जो आपको प्रकाशन करता है और यही बताता है कि भारत में गरीबी निर्धनता क्या है और कैसी है, भारत के में जो लोगों का विकास हो रहा है, किन किन स्तर में विकास हो रहा है, सब चीज़ें ये निर्धारण करता है, यानी कि HDI, ठीक है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको बुलाया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है मानव विकास की जो अवधारणा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है, ठीक है ना। देखिए मानव विकास की जो अवधारणा है ना आखिर इनमें से किसके द्वारा दी गई है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ये कौन है? महबूब उल हक। ये जो है ना ये पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तान के थे, ठीक है ना। कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। और ये 19 से लगभग 90 के दौरान जो है इन्होंने जो है ना इसकी अवधारणा दिया था, ठीक है ना। इसी के लगभग आपको देख लीजिए, इसी के लगभग 1990 के लगभग में ये चीज़ें दिया गया था। कौन थे? ऑप्शन नंबर सी यानी कि महबूब उल हक थे, ठीक है ना। इन्होंने जो मानव विकास की अवधारणा इन्होंने ही दिया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित सूचकांकों में कौन मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। देखिए इन 4 ऑप्शनों से आपको बताना है कि कौन ऐसा जो है टॉपिक है या फिर कौन ऐसा आय है, समानता है, जिसको जो है आपको जब HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब तैयारी किया जाता है उसमें कौन सा चीज़ जो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सॉरी ऑप्शन नंबर सी यानी कि सामाजिक जो असमानता है ना, सामाजिक असमानता, ये जो आपको HDI में इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिए। इसमें कौन कौन इंक्लूड किया जाता है? तो जीवन प्रत्यास्थता उपयोग किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय, खर्च, उपभोग, उसके बाद से एजुकेशन, ये तीनों चीज़ आपको उसमें दिखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको स्वास्थ्य भी देखा जाता है, स्वास्थ्य कि लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सामाजिक जो असमानता है ना ये चीज़ें नहीं देखा जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। अभी आपको बताया कि कौन सा जो है आपको इस तरीके से क्वेश्चन आपको बहुत बार घुमा फिर पूछता रहता है, और जब ये टॉपिक आपको बार बार कंप्लीट कर लेते हैं ना तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वहीं जो बोल रहा है कि आखिर जो है कौन इसमें जो है HDI के जो हिस्सा है उसमें आता नहीं है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सकल नाम निवेश। कौन हो जाएगा? सकल नाम निवेश जो है ना इसमें आपको नहीं आता, लेकिन स्वास्थ्य एवं पोषण, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, ये सब के सब इसमें आता है। किसमें? HDI। जब रिपोर्ट तैयार होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का तो ये तीनों चीज़ देखा जाता है, लेकिन ये वाला नहीं देखा जाता है, सकल नाम निवेश दर। समझ में आएगा ना? तो ये चीज़ आप जरूर समझिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI के जो आधार है आखिर वो क्या है, यानी कि इसका आधार बोल रहे हैं, आखिर इसका आधार क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ये जो चीज़ें है ना आपको हमेशा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, इसी से तो आपको HDI निकाला जाता है, इसी से तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया जाता है। समझ में आएगा ना? तो 3 चीज़ें देखी जाती है। क्या क्या? स्वास्थ्य देखी जाती है, शिक्षा देखा और उसका जीवन स्तर देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है 47 नंबर। बोल रहा है कि राज्य स्तरीय मानव विकास सूचकांक जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन है, यानी कि राज्य स्तरीय जो HDI जारी किया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आखिर वो राज्य कौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा MP, यानी कि जिसको इथोपिया के रूप में जाना जाता है, यानी कि MP को मध्य प्रदेश को बोलते हैं, ठीक है ना। MP इसी को जो है सबसे पहले HDI रिपोर्ट प्रथम राज्य है जिसने जारी किया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ये UNDP की जो मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की जो पहली मानव विकास रिपोर्ट है ये कब जारी किया गया था। अभी आपको बताया कि UNDP के द्वारा जारी किया गया था क्या? HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका जो रिपोर्ट है कौन जारी करता है? UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यही जो है आपको जारी करता है। लेकिन सबसे पहला रिपोर्ट आखिर कब जारी किया गया था यही पूछ रहा है। तो याद रखिएगा सबसे पहला जो रिपोर्ट है ये कब जारी किया गया था? अप्रैल 2002 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2002 में जो है ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पहली बार जारी किया गया था। और कौन जारी किया था? UNDP ने जारी किया था। ये चीज़ें आपको बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाए। आगे भी बहुत सारा हम आपको इकोनॉमी का क्वेश्चन लेकर आएंगे, आपको इसमें बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि सभी एग्जाम में बार बार पूछा हुआ वहीं आपको क्वेश्चन जरूर लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है
यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। देखिए, इसका जब रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है ना, तो ये भी बताता है कि आखिर भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मध्यम मानव विकास श्रेणी। क्या हो जाएगा, मध्यम मानव विकास श्रेणी, कि मीडियम में रखा गया है। किस में रखा गया है, मीडियम श्रेणी में रखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, अब चलते हैं इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं, और आपको बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप सच में कितना इसमें कंप्लीट, ये कितना आपने सही आंसर बताया है। ठीक है ना, और बिल्कुल बताइएगा ईमानदारी पूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन यही वाला 50 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप जो है नहीं है, यानी कि कौन सा जो है इनमें से माप के मतलब माप में इंक्लूड नहीं होता है। जब इंडेक्स तैयार होता है तो इसमें से कौन कौन सा चीज़ें माप में नहीं आती है। तो अभी आपको बताया जीवन प्रत्याशा आता ही है, उसके बाद से आपको ये साक्षरता दर आता ही है, उसके बाद आपको सकल नामांकन जो है आपको आता ही, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिंग के जो अनुपात होता है ना, लिंग अनुपात, यानी कोई मेल है कोई फीमेल है, इसका जो अनुपात है ना, इसमें आपको इंक्लूड नहीं किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको बहुत सारे पीछे भी स्लाइड में क्वेश्चन कंप्लीट करवाए जो कि आपको एचडीए के अंदर नहीं आता है, जिसको देख के एचडीए तैयार किया था, यानी कि मानव विकास सूचकांक जो तैयार किए थे कौन कौन नहीं आता है, उसको एक दो बार आप देख लीजिए ताकि दिमाग में आपको बैठ जाता है। बार बार ये क्वेश्चन घुमाए फिर पूछते रहता है, समझ में आएगा ना, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। हम एक एक टॉपिक आपको सब कुछ कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है ना, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है ना, बस करना क्या है कि अगर आप सच में अपनी तैयारी को चार चांद लगाना चाहते हैं तो दोस्त इस चैनल से बिल्कुल जुड़ जाइए, और साथ ही साथ लिंक जो है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से ही आप जाकर जुड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि उस पर आपको पीडीएफ तो दिया ही जाता है, जहां यहाँ पर चैनल पर जो चीज़ें कंप्लीट कराई जाती है सब का सब उस पर पीडीएफ दे दिया जाता है। साथ ही साथ जो भी वैकेंसी आती है सेंट्रल से लेकर स्टेट तक, सब का सब आपको उस पर मिनटों में अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो चलिए आप चैनल से जुड़े रहिए, और सबसे बड़ी बात कि आपको दिल से धन्यवाद जो कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।